हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल सीसीएस यूनिवर्सिटी में एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का। और अभी एक शाम को एक स्टूडेंट है सीसीएस यूनिवर्सिटी की ही अनीसा जी ने शाम को मैसेज किया, उनका मैंने कमेंट पढ़ा। उन्होंने कहा कि मैम जो कल पेपर है उसके लिए बहुत अच्छा इन्होंने प्रिपेयर नहीं किया हुआ है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो काफ़ी कुछ डाउट थे, तो मुझे ऐसा लगा हो सकता है कि कुछ अन्य स्टूडेंट होंगे जो उनको भी इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होगी, या प्रॉब्लम नहीं भी है तो एक ऐसा वीडियो बनाते हैं जिससे सभी बच्चों का एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। तो आप सभी लोगों के लिए ये आज का वीडियो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें आज हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, फिर कुछ हम इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, और इसके बाद हम कुछ फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा ज़्यादातर फंडामेंटल राइट्स से ही बनेंगे, ठीक है। और ये मैं इस वजह से नहीं कह रही हूँ क्योंकि ये कुछ टॉपिक ही ऐसे हैं जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं। और ये जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये अपने मन से नहीं लिखे हैं, ये जितने भी आप लोगों के प्रीवियस ईयर के जितने भी अभी तक क्वेश्चन पेपर रहे हैं उनमें ये टॉपिक पूछे गए हैं, इनमें आपके पेपर में ये क्वेश्चन आए हैं। इसी के अकॉर्डिंग मैंने ये आपका बनाया हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या आपके एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रकृति यानी नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका जो सिलेबस की पहली यूनिट ही यही है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। भारतीय जो संविधान है वो फेडरल है कि यूनिटरी है, यानी संघात्मक है कि एकात्मक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा कोई ना कोई, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, इससे रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाए, तो आप लॉन्ग क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका है कार्योत्तर विधियां यानी एक्स पोस्ट फैक्टो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये आर्टिकल 20 में दिया हुआ है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। और जो मूल अधिकार है फंडामेंटल राइट, ये भी आपकी सेकेंड यूनिट आई थिंक दी गई है, जिसमें आपको पूरे सारे जितने आपके फंडामेंटल राइट हैं उन सबको दिया गया है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है मूल अधिकार से कि आपका मूल अधिकार क्या है, या फिर शिक्षा का अधिकार हो गया, जानने का अधिकार हो गया, जितने भी राइट हो गए आपके, इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है। या फिर पूछ ले कि मूल अधिकारों के प्रकार क्या हैं, ठीक है। और न्यायिक पुनर्विलोकन से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि जो सुप्रीम कोर्ट है तो उसको ये पावर है कि जितनी भी नीचे की जो अदालतें हैं उनके द्वारा जो जजमेंट दिया गया है तो वो उनको रिव्यू कर सकती हैं कि ऐसा तो नहीं कि ये जो जजमेंट दिया गया है ये कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर दिया गया है, या इनमें जो जजमेंट दिया गया है वो किसी फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन करता हो। और या फिर जो लेजिस्लेचर के द्वारा जो लॉ पास किया जाता है, लॉ बनाया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो जुडिशियल रिव्यू यानी रिव्यू कर सकता है उस लॉ का कि ऐसा तो नहीं जो लॉ बना है ये किसी फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन करता हो। 6 नंबर आपका क्वेश्चन है आच्छादन का सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। इसी से रिलेटेड आपकी कुछ और डॉक्ट्राइंस हैं जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ कॉलेरेबल लेजिस्लेशन यानी छद्म विधान का सिद्धांत। और नेक्स्ट है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी यानी पृथक्करणीयता का सिद्धांत। और डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। यानी सार तत्व का सिद्धांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभित्याजन का जो सिद्धांत है ये भी इतने सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। पहला आपका है ये आच्छादन का सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आपका सारतत्व का सिद्धांत ये इंपॉर्टेंट है। और छद्म विधान का सिद्धांत, ये तीन आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और अगर बात करें आच्छादन का जो सिद्धांत है ये है, इसमें कहा गया है कि प्रश्न ये उठा कि भाई जो राइट दिए गए हैं लोगों को, जो नागरिकों को फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, तो क्या उनको ये राइट है कि इन चाहें तो वो अपना इन फंडामेंटल राइटों का त्याग कर सकते हैं, मौलिक अधिकारों का त्याग कर सकते हैं। तो इसी सिद्धांत में कहा गया कि नहीं, नागरिक अपने फंडामेंटल राइट का त्याग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी आप लोगों के पास बुक वगैरह तो होगी, उनमें इन सिद्धांत को अच्छे से देख लेना, क्योंकि मैं हर एक सिद्धांत को या हर एक क्वेश्चन को बहुत एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत ब्रॉड एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ठीक है। तो बाकी मैं थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट आपको बता देती हूँ जिससे कि आपको हेल्प कर सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन जो है आपका शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपका 86वां संविधान संशोधन था 2001 में, तो इसमें जोड़ा गया आपका कि जो स्टेट है उसको उसकी एक लायबिलिटी बनाएगी कि भाई उनको ये उनका ये दायित्व है, स्टेट का ये दायित्व है कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क में शिक्षा दें, ये उनका दायित्व है। और इसको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार
अधिकार भी कहते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है। और धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म में, ये भी जैसा कि आप सभी जानते हो, जो भारत राष्ट्र है ये सेकुलर है यानी धर्मनिरपेक्ष, इसका खुद का कोई एक धर्म नहीं है। जैसे कि बात करें पाकिस्तान या किसी अन्य देश की जहाँ पर इस्लाम जो मुस्लिम धर्म है, इनका खुद का एक ये इस्लामिक कंट्रीज़ है, लेकिन हिंदुस्तान ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान का खुद का कोई एक धर्म नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व क्या है? जिस प्रकार से एक व्यक्ति को मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं उसी प्रकार से राज्य को भी कुछ उसके कर्तव्य दिए गए हैं कि भाई आपका ये कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए और पर्यावरण की सुरक्षा करी जाए और समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए महिलाओं पुरुषों को लिए, ठीक है। और महिलाओं जो पिछड़े जाति के लोग हैं उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए कुछ काम किया जाए, ठीक है। इस तरह के काफ़ी इनके ऊपर कुछ कर्तव्य निरूपित किए गए हैं जिनका पालन करना ज़रूरी है इनके लिए। और जितने भी नीति निर्देशक तत्व हैं, तो जब भी स्टेट कोई भी पॉलिसी बनाएगा तो उनमें इन नीति निर्देशक तत्वों का समावेश होना ज़रूरी है। और अगर बात करें कहाँ पे दिया गया है संविधान की, तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को दिया गया है, ठीक है। और भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को दिया गया, ठीक है। परमादेश लेख यानी रिट ऑफ मैंडेमस। 11 नंबर क्वेश्चन आपका है जनहित याचिका, यानी इसको शॉर्ट में PIL भी बोलते हैं। तो जनहित याचिका क्या है? अपने लिए नहीं बल्कि किसी एक समुदाय के लिए, ऐसे किसी व्यक्ति के लिए जो स्वयं अपने लिए वाद नहीं ला सकते हैं, या चाहे वो पैसे की कमी के कारण हो या ज्ञान के अभाव के कारण हो, जिस भी कारण से कोई भी ऐसा समुदाय, कोई कमज़ोर व्यक्ति जो अपने लिए वाद नहीं ला सकता है, तो कोई दूसरा व्यक्ति उसके लिए वाद ला सकता है कोर्ट में। जैसे बहुत सारे केसेस आते हैं जो कि पर्यावरण से रिलेटेड हो गया, जो मजदूरों के अधिकारों से रिलेटेड हो गया। कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल करते हैं जिससे कि सुप्रीम कोर्ट उनमें सुनवाई करते हैं, उन व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12 नंबर मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी। ये भाग 4 में आपको दिया गया है। इसमें आपके टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं। इससे रिलेटेड आगे भी हम आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस कराएंगे। चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी जो भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार ये आपके भाग अनुच्छेद 19 में दिया गया है। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, इसको एक्सप्लेन करना हो सकता है। जीवन का अधिकार आपके एग्जाम में आ सकता है कि जीवन का अधिकार क्या है, राइट टू लाइफ। और या फिर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनसे रिलेटेड। और इसको अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको इंग्लिश में कहेंगे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी। ये आर्टिकल आपके 21 में दिया गया है। इसी के साथ समता का अधिकार यानी जो राइट टू इक्वालिटी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके आर्टिकल 14 में दिया हुआ है। और विधि के समक्ष समानता, इसका मतलब है विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान हो, चाहे कोई एक आम व्यक्ति हो या फिर कोई राष्ट्रपति हो, सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान है। और विधि का समान संरक्षण, यानी सभी व्यक्तियों को विधि का संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है। यानी जो स्टेट है कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती, यानी किसी एक व्यक्ति के लिए अलग और दूसरे व्यक्ति के लिए अलग ऐसा कानून नहीं बना सकती, सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून बनाया जाएगा, ठीक है। और संविधान की प्रस्तावना, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संविधान की प्रस्तावना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 19 नंबर संविधान के मूलभूत ढांचे का सिद्धांत, यानी संविधान में कुछ ऐसे कह सकते हो कि कुछ ऐसे मूलभूत तत्व दिए गए हैं जिनमें लेजिस्लेचर जो है अमेंडमेंट नहीं कर सकता है। जैसा कि संविधान की सर्वोपरिता हो गया, और संविधान का गणतंत्र एवं लोकतांत्रिक स्वरूप हो गया, संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, और कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका में जो शक्ति का पृथक्करण है, और संविधान की संघात्मक प्रकृति। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि संविधान के आधारभूत ढांचे माने गए हैं और इनमें लेजिस्लेचर जो है अमेंडमेंट नहीं कर सकता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड काफ़ी केस भी इंपॉर्टेंट है, जैसे इंदिरा गांधी का केस भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 20 नंबर। इसमें पूछा जा सकता है कि क्या मौलिक अधिकारों का संशोधन हो सकता है, निर्णीत वादों की सहायता से समझाइए। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसा कि आपकी फर्स्ट यूनिट है संविधान की प्रकृति, और इससे रिलेटेड मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में कि भारतीय संविधान जो है ये संघात्मक है कि एकात्मक। भीमराव अम्बेडकर ने डेफिनेशन दी है भारतीय संविधान, या अनुसंधान की जगह संविधान का लेना। भारतीय संविधान समयानुसार संघात्मक और एकात्मक हो सकता है। और यहीं पर वियर कहते हैं कि भारतीय संविधान जो है अर्ध संघात्मक है। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि जो भारत का संविधान है वो संघात्मक भी है और
एकात्मक भी, यानी अर्धसंघात्मक कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशन है, वैसे तो भारत का जो संविधान है संघात्मक है, जैसे कि कह सकते हो कि कुछ पावर जो है केंद्र के पास है और कुछ पावर राज्य के पास, यानी दोनों केंद्र और स्टेट दोनों में बराबर बराबर पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे कि दोनों, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंटर हो, दोनों की अलग अलग विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, ठीक है। और लेकिन कुछ जगह पे ये भी देखा गया है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहाँ पर भारत का जो संविधान है वो एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेता है। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति, अब जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो राज्यपाल होता है वो केंद्र का प्रतिनिधि होता है एक स्टेट में, ठीक है। और जैसा कि राज्य हित में राज्य सूची में विषय बनाने की संसद की शक्ति, यानी जो राष्ट्रीय हित के कुछ ऐसे विषय होते हैं जहाँ पर संसद को विधि बनाने की शक्ति दी गई है, वहाँ पर स्टेट को विधि बनाने की शक्ति नहीं दी गई। तो यहाँ पर भी कहा जा सकता है कि भारत का जो संविधान है वो एकात्मक स्वरूप धारण कर लेता है। जैसे कि नए राज्यों का निर्माण करना हो या फिर उनमें परिवर्तन, वर्तमान राज्यों में क्षेत्र में या फिर सीमा नाम इनको बदलना हो, तो वहाँ पर संसद को शक्ति होती है। जो सेंट्रल लेवल में जो पार्लियामेंट होती है उसके पास ये पावर होती है। तो यहाँ पर भी आपका एकात्मक स्वरूप धारण कर लेता है संविधान। जैसे जब आपात उपबंध होता है, यानी आपात उपबंध अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जब भी राष्ट्रीय चाहे कोई भी इमरजेंसी लगाई जाती है, ठीक है, चाहे वो अनुच्छेद 32 के तहत राष्ट्रीय आपात हो या अनुच्छेद 56 के तहत आपका राज्य संवैधानिक तंत्र विफल होने के पश्चात राष्ट्रपति शासन हो या अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल हो, ये जब भी कोई भी आपातकाल लगाया जाता है तो उसमें सब जो संपूर्ण पावर होती है, पूरी पावर चली जाती है सेंटर के पास चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो संविधान है वो एकात्मक संविधान हो जाता है। तो मैं बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि अभी मैं जो वीडियो बना रही हूँ 10 बज चुका है, और क्योंकि कल आप लोगों का पेपर है इस वजह से मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ या हर एक क्वेश्चन का मैं आंसर दे पाऊँ, इसलिए थोड़ा बहुत मुझसे जो हो पाया है मैंने इस वीडियो में कवर करा दिया है। बस आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा और ये PDF मैं जब टेलीग्राम में अपलोड कर दूँ तो वहाँ से आप लोग एक एक बार इसको बस देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ लॉन्ग हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रकृति ना तो पूर्णतः संघात्मक है और ना ही पूर्णतः एकात्मक है, अपितु अर्धसंघात्मक है। ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। और जो मैंने अभी लॉन्ग क्वेश्चन एक्सप्लेन कराया है वो वही इसका आंसर होगा, ठीक है। इसमें आप कुछ केसेस मेंशन कर सकते हो जिसमें अर्धसंघात्मक की बात करी गई हो। एक आपका दूसरा क्वेश्चन लॉन्ग है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया किसी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता है, यानी जब तक विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना, यहाँ पे लिखा है बिना होना चाहिए, ठीक है। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जीवन का जो अधिकार होता है उससे वंचित नहीं किया जा सकता है। ये अनुच्छेद आपका 21 है। इससे रिलेटेड आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल अधिकारों के बीच में संबंधों की विवेचना कीजिए, निर्णयित वादों का हवाला दीजिए। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, कंप्यूटर में दिक्कत हो गई है थोड़ी सी, ठीक है। इसको आप लोग बस समझ लीजिएगा, जहाँ पे बात लिखा है वहाँ पे वाद होना चाहिए, यानी केस, ठीक है। मैंने इंग्लिश में भी मेंशन कर दिया गया है, अगर हिंदी में ना समझ में आए तो इंग्लिश में देख लीजिएगा आप लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके पूछा जा सकता है एग्जाम में कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के उद्देश्य एवं महत्व की समीक्षा कीजिए। यानी जो आपके 2 क्वेश्चन मैंने अभी बताया राज्य के नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड, इनमें कोई ना कोई एक जरूर क्वेश्चन आएगा, इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। यानी 5 नंबर क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के संरक्षण के विस्तार की व्याख्या कीजिए। यानी जो आर्टिकल 25 से 28 के बीच में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, इससे रिलेटेड आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परमादेश याचिका को परिभाषित कीजिए, इस रिट को जारी किए जाने के आधारों की विवेचना करें। यानी जो ये रिट है इससे रिलेटेड कब ये रिट जारी करी जा सकती है, कब इस रिट को जारी नहीं किया जा सकता है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। या लोकहितवाद से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। या फिर इससे पूछा जा सकता है कि जो संविधान का अनुच्छेद 32 है इसमें कौन कौन सी रिटें जारी की जा सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किन आधारों पर नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाई जा सकती है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी बन सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपका बन सकता है। राइट टू जो फ्रीडम दी गई है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन आपका है, सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का सजग प्रहरी है, इस कथन की व्याख्या कीजिए, ठीक है। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। मूल अधिकार से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की जिनकी मैं अभी बात कर रही थी।
इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि भारतीय संविधान में जो भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं, आप सभी लोग जानते हो, लेकिन इसमें जो आपका जो एक अधिकार है 31 अनुच्छेद नंबर 31 और अनुच्छेद 19F में आपके संपत्ति का अधिकार दिया गया था, सभी नागरिकों को संपत्ति का अधिकार दिया गया था। लेकिन इसमें संशोधन कर दिया गया बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संशोधन करके इसको 300A में इसको कानूनी अधिकार का रूप दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद हम देख लेते हैं मौलिक अधिकारों से जुड़े कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि जो मौलिक अधिकार हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए भाग 3 में हैं और अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। और इनमें जब भी राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है अनुच्छेद 52 के तहत, तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर बाकी सभी जो मौलिक अधिकार हैं वो स्थगित हो जाते हैं। ये कुछ आप लोग देख सकते हो, ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आपका समानता का अधिकार है, ये 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 से 24 तक है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 तक है। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है ये आपका 29 से 30 तक है। और संवैधानिक अधिकार जो है अनुच्छेद 32 तक है। इसके आगे का जो भी है मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं नहीं चाहती आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। और ये बहुत अच्छे से मैंने इसके आगे के नोट्स वगैरह बनाए हैं, क्वेश्चंस मैंने हर एक पॉइंट को अच्छे से लिखा हुआ है। तो आप क्या करना, टेलीग्राम में मैं इसको अपलोड कर दूँगी, आप वहीं से इसको डाउनलोड कर लो और वहीं से इसको पढ़ लेना। और इसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिससे कि आपको आसानी होगी, आपको दिक्कत नहीं होगी ढूंढने में। ठीक है, और आगे देख लो इसका फंडामेंटल ड्यूटी तक मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप लोग देख सकते हो इन सारे पॉइंट को मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, यहाँ आपका आ गया फंडामेंटल ड्यूटी, यहाँ पे इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप लोग प्लीज़ इसके आगे का आप लोग टेलीग्राम से पढ़ लो।